हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, घरों में होंगे। और जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था, जो हमने शुरू किया था, वो था ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल इंडिया। और एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने फर्स्ट देखा था, जिसमें हमने ग्रामीण भारत या रूरल इंडिया क्या होता है ये देखा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ब्रीफ हमने डेफिनेशन देखा, और किस तरीके से ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया स्कीम की शुरुआत की, यहां तक हमने देखा था। डिजिटल इंडिया स्कीम इस टॉपिक से रिलेटेड है और बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया स्कीम चूंकि महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में इससे प्रश्न बन सकते हैं। किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, पहले हम वो देखते हैं और फिर डिजिटल इंडिया स्कीम को आगे बढ़ाते हैं। देखें, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका डिजिटल इंडिया स्कीम। ये जो डिजिटल इंडिया स्कीम है, हम शॉर्ट में इसको DIS लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो। देखिए, महत्वपूर्ण क्यों है। एक तो इस पर प्रश्न बन सकता है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ की गई DIS यानी डिजिटल इंडिया स्कीम का उल्लेख करें। एक इस प्रकार से बन सकता है, लगभग 60 शब्दों के आसपास ये प्रश्न बन सकता है। या एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिजिटल इंडिया स्कीम क्या है, ग्रामीण भारत में इसके क्रियान्वयन के समक्ष आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, चुनौतियों का वर्णन करें। लगभग 100 शब्दों में ये प्रश्न पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर इस छोटे से टॉपिक पर रेज हो सकते हैं। तो मैं आपको डिजिटल इंडिया स्कीम बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए रेलेवेंट है, उस हिसाब से हम पढ़ते हैं। देखें, प्रश्नों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को हम ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर डिजिटल इंडिया स्कीम क्या है। इसके बाद डिजिटल इंडिया स्कीम के महत्वपूर्ण प्रावधान आप बोल सकते हैं, या इसकी भूमिका बोल सकते हैं। ग्रामीण भारत में क्या इसकी भूमिका रहेगी, ये हम देख सकते हैं। और तीसरा, इसके समक्ष जो चुनौतियां आने वाली हैं, जो चैलेंजेस आने वाले हैं, वो चुनौतियां क्या क्या होंगी ग्रामीण भारत में इसके क्रियान्वयन पर, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका कि डिजिटल इंडिया स्कीम है क्या। तो आप ध्यान दें, अगर हम डिजिटल इंडिया स्कीम देखते हैं तो डिजिटल इंडिया स्कीम याद रखें कि भारत सरकार की एक अंतर मंत्रालयीन पहल है। ठीक है ना, भारत सरकार की एक अंतर मंत्रालयीन पहल है। इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटर मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अंतर मंत्रालयीन पहल है जिसके अंतर्गत सरकार के सभी विभागों को जनता से सूचना प्रौद्योगिकी ICT के माध्यम से जोड़ा जाएगा। समझ रहे?
जो डिजिटल इंडिया स्कीम है ये बेसिकली भारत सरकार के सभी विभागों को जनता से आईसीटी के माध्यम से जोड़ने की योजना है। इसके तहत जोड़ा जाएगा। ध्यान दें कि यह एक 2 वे स्कीम है, द्विमार्गीय योजना है, 2 वे स्कीम है। 2 वे स्कीम इसको क्यों कह रहे हैं? तो 2 वे स्कीम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि एक मार्ग तो ये हो गया सरकार से जनता, मतलब सरकार से जनता को जोड़ा जाएगा, और दूसरा मार्ग ये हो गया कि जनता को भी किससे जोड़ा जाएगा? आपका सरकार से। जहां सरकार को जनता से आईसीटी के माध्यम से जोड़ा जाएगा और सरकार क्या कर सकेगी? सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सरकार जनता तक आईसीटी के माध्यम से पहुंचा सकेगी। वहीं जनता अपनी सारी समस्याएं जो है ना, जो भी वो संवाद करना चाहती है वो आईसीटी के माध्यम से सरकार से कर सकती है। इसलिए इसको 2 वे स्कीम कहा जा रहा है। अंतर मंत्रालयीन है, इसलिए अंतर मंत्रालयीन कहा गया है क्योंकि सारे जो भी मंत्रालय हैं भारत सरकार के, वे सारे मंत्रालय मिलकर के एक साथ इस योजना का क्या करेंगे? क्रियान्वयन करेंगे। यह महत्वपूर्ण बात है इसकी। ठीक, इसके अलावा आप देखें कि यह जो योजना है, योजना इसके अंतर्गत पेपर वर्क कम किया जाएगा, मतलब पेपर वर्क कम किए जाने एवं सरकारी सेवाएं, जितनी भी सरकारी सेवाएं होंगी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान किया जाएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ये डिजिटल इंडिया स्कीम है, अंतर मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सारे सेवाएं जो है जनता तक इसमें पहुंचाई जाएंगी। तो ये बेसिकली आपका डिजिटल इंडिया स्कीम है। अच्छा, इसकी भूमिका देखें या इसके घटक देखें या इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखें, अगर हम इसकी भूमिका देखें ग्रामीण भारत में क्या होगी, या घटक देखें, है ना, कंपोनेंट्स, रोल या कंपोनेंट, जो इसके घटक है, मतलब जो जो इसके अंतर्गत कार्य किया जाना वही तो उसकी भूमिका भी होगी। तो जो डिजिटल इंडिया स्कीम है इसके अंतर्गत आप देखिए कि इसके 3 महत्वपूर्ण घटक होंगे, मतलब 3 मेजर फंक्शंस जो है इसके अंतर्गत परफॉर्म किए जाएंगे। घटक कहने का मतलब 3 महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, 3 बड़े बड़े कार्यों पर फोकस किया जाएगा। जो ब्रॉड फोकस होता है उसको कंपोनेंट कहेंगे। तो 3 महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। सबसे पहला होगा आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अधोसंरचना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, पहला काम तो ये होगा। दूसरा है डिजिटल सर्विसेज की डिलीवरी करना, मतलब जो भी सरकार की सेवाएं हैं उनको डिजिटल फॉर्म में जनता तक पहुंचाना, डिजिटल सर्विसेज की डिलीवरी करना। और तीसरा है डिजिटल लिटरेसी, यानी अंकीय साक्षरता, लोगों में जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इनकी शिक्षाओं को प्रदान करना, डिजिटल बढ़ावा देना। तो जो डिजिटल इंडिया स्कीम है इसके 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा डिजिटल सर्विसेज और तीसरा डिजिटल लिटरेसी। इन्हीं घटकों को 3D भी कहा जाता है। तो डिजिटल सर्विसेज, सॉरी, डिजिटल इंडिया स्कीम में 3D क्या है तो याद रखें, फर्स्ट डी का मतलब है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड डी का मतलब है डिजिटल सर्विसेज और थर्ड डी का मतलब है डिजिटल लिटरेसी। तो डिजिटल इंडिया स्कीम 3 महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करता है। सबसे पहली चीज है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सोचें कि अगर गांव में हम
डिजिटल सेवाओं को प्रदान करना चाहते हैं तो सबसे पहले गांव में क्या होने चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए जिनके माध्यम से हम दे सकें, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, इंटरनेट हो, है ना, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, टेलीफोन हो, जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल सेवाओं को दे सकते हैं। अब जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया तब जाकर के हम क्या करेंगे, उनके पास डिजिटल सर्विसेज को भेज पाएंगे, तो सरकारी विभागों को जोड़ेंगे, डिजिटल सर्विसेज दे पाएंगे। और जब डिजिटल सर्विसेज हमने दे दिया तब उसके बाद में क्या होगा, ये सब देने के लिए हमको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, डिजिटल लिटरेसी भी, मतलब ये जो इंटरनेट है, कंप्यूटर है ना, इनके ज्ञान को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, वरना ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बेमानी हो जाएंगी। इसीलिए इस स्कीम के अंतर्गत ये 3 महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं। तो ये 3 घटक हो गए, आपका 3 घटक हो गए। और इनके अंतर्गत अगर कार्य पूछा जाए तो जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराना है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही क्या किया जाएगा, आपका ब्रॉडबैंड हाईवे का निर्माण किया जाना, यह भी कार्य हो रहा है। देखिए, ब्रॉडबैंड हाईवे का निर्माण किया जाना। अब देखें कि जो इंटरनेट होता है, हाई स्पीड इंटरनेट को ब्रॉडबैंड बोलते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट को, जिसकी स्पीड 256 किलोबाइट पर सेकंड केबीपीएस या उससे ज्यादा हो तो हम उसको क्या कहेंगे, ब्रॉडबैंड कहेंगे। ब्रॉडबैंड हाईवे, हाईवे आप समझते हैं, राजमार्ग, जिस तरीके से राजमार्ग अच्छे चौड़े होते हैं जिस पर गाड़ियां दौड़ती हैं, उसी तरीके से ब्रॉडबैंड हाईवे बनाना है, मतलब तीव्र गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी है गांव में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आ जाएगा। अब ब्रॉडबैंड तो देंगे, ब्रॉडबैंड के साथ साथ आप ब्रॉडबैंड दे रहे हैं, ब्रॉडबैंड के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध कराना, ये भी इसके अंतर्गत काम होगा। ब्रॉडबैंड, बैंड मतलब क्या हो गया, वो रास्ता हो गया। तो आपने हाईवे तो बना दिया, और हाईवे पर चलने के लिए क्या देनी पड़ेगी, गाड़ियां, तो वो गाड़ियां क्या होंगी, इंटरनेट होंगे, तो इंटरनेट सेवाएं भी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत। अब आपने ब्रॉडबैंड दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, तो आपको कम से कम मोबाइल, टेलीफोन, है ना, ये भी प्रदान करना पड़ेगा। तो टेलीफोन डेंसिटी बढ़ाना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा। डिजिटल सर्विसेज की डिलीवरी करना, तो डिजिटल सर्विसेज के अंतर्गत क्या क्या करेंगे, आप देखें, एक है आपका ई गवर्नेंस, सरकार को ई माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार जनता तक पहुंचे, ई गवर्नेंस, हम इसके ऊपर एक टॉपिक पढ़ेंगे भी। दूसरा, ई गवर्नेंस के साथ साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, ई क्रांति, ई रेवोल्यूशन। ई क्रांति मतलब है सारी इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान, मतलब सारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान करना, ठीक। तीसरा, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट, और चौथा, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, मतलब सबके लिए सूचना, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। तो डिजिटल सर्विसेज के अंतर्गत, डिजिटल सर्विसेज की डिलीवरी के अंतर्गत क्या करेंगे, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, एम्प्लॉयमेंट, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सबके लिए सूचना। और डिजिटल लिटरेसी के अंतर्गत जो कार्यक्रम है ना, कार्यक्रम चलाए जाएंगे, मतलब सरकार जो है साक्षरता के कार्यक्रम चलाएगी, लोगों के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाएगी। तो ये डिजिटल इंडिया स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण भारत में इतने सारे काम किए जाएंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि 3D क्या है डिजिटल इंडिया स्कीम में, तो ये 3D क्या है, डिजिटल इंडिया स्कीम के 3 घटक हैं, जिसमें एक डी का मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे डी का मतलब डिजिटल सर्विसेज, और तीसरे डी का मतलब डिजिटल लिटरेसी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारे कार्य किए जाने हैं, सर्विसेज में ये सब होगा, और डिजिटल लिटरेसी के लिए ये सारे कार्य किए जाएंगे। और यही कार्य क्या है, ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को भी तय करते हैं। यह डिजिटल इंडिया स्कीम के ग्रामीण भारत में भूमिका जो है उसको तय करते हैं, ठीक। सरकार ने ये सारी चीजें कह तो दी कि भाई हम ऐसा करेंगे, इस तरीके से करेंगे, लेकिन चुनौतियां क्या है, आप देखें। तो चुनौतियां या चैलेंजेस की अगर बात करेंगे तो ग्रामीण भारत के समक्ष चुनौतियां क्या है, मतलब डिजिटल इंडिया स्कीम के क्रियान्वयन पर चुनौतियां क्या है। तो जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है आपका जो साइबर इनसिक्योरिटी, ठीक है ना, साइबर असुरक्षा। अब देखिए, आप अपने सारे इंफॉर्मेशंस को, मतलब सरकार सारे इंफॉर्मेशंस को क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर दे रही है, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से,
हम भी अपने बहुत सारी सूचनाओं को फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड करते हैं। तो इनसिक्योरिटी कितनी है, उन चीज़ों का दुरुपयोग होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। तो डिजिटल जो इंडिया स्कीम है, इसमें हमने सबसे पहला काम ये किया कि सारी सरकार की योजनाओं को जनता तक हम किससे पहुंचाएंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाएंगे, डिजिटली पहुंचाएंगे। लेकिन जो समस्या इसके सामने आएगी कि आप तो बोल दे रहे हैं, लेकिन जनता में एक असुरक्षा का भाव होगा, एक साइबर इनसिक्योरिटी होगी कि अगर हमारी चीजें उस पर जाती हैं तो सुरक्षित होंगी कि नहीं होंगी। ये दूसरी चुनौती है लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क। लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, जो कानूनी ढांचा है हमारे पास में उपयुक्त नहीं है डिजिटल इंडिया स्कीम के लिए, तो इसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। तीसरा, नियम कानून का अभाव है ना। लैक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब किस तरीके से डेडिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि डिजिटल इंडिया स्कीम के अंतर्गत अगर हम कोई सूचना सरकार को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, किस तरीके से दिया जाएगा, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, लैक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये भी कमी है। चौथा, आपका बुनियादी शिक्षा एवं अधोसंरचना का अभाव है ना। जो बेसिक एजुकेशन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही क्या है, कम है, ठीक है ना। पांचवा, आपका जो भी रूढ़ियां या जो मान्यताएं हैं, है ना, कि भाई हम सीख करके क्या करेंगे, रूढ़ियां हैं, मान्यताएं लोगों की ग्रामीण परिवेश में कि हमको क्या मतलब, हमारा काम तो हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली में क्या है, डिजिटल इंडिया स्कीम के सामने क्या है, बाधाएं हैं। बहरहाल जो भी हो, ये एक सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है, इसे बैकबोन भी कहा जा सकता है फॉर रूरल इंडिया। तो इस तरीके से सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को सुनिश्चित करने का प्रयास डिजिटल इंडिया स्कीम के माध्यम से किया है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैंने आपको बताया था कि हम जो ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका है उसको 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला ग्रामीण भारत, दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी और तीसरा भूमिका पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने ग्रामीण भारत देखा, सूचना प्रौद्योगिकी देखा और ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया ये देखा। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखें तो अब हम देखते हैं ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है। आप एक चीज ध्यान दें कि अगर इस टॉपिक को हम समझें, ये टॉपिक क्या है, एक परिचय टाइम थोड़ा सा समझें, मतलब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस टॉपिक को आपके सामने कि ग्रामीण भारत में आखिर सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है। तो एक बात ध्यान सुने, देखें किसी भी क्षेत्र की सफलता थ्री एस पर निर्भर करती है। देखें, किसी भी क्षेत्र की जो सफलता है, द सक्सेस ऑफ एनी सेक्टर्स relies on 3S. Success relies on 3S. Where 3S, S, 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 S means skill, कौशल, S means scale, पैमाना, and
मीन्स स्पीड। किसी भी क्षेत्र की अगर सफलता हम चाहते हैं तो वहां पर तीन चीजों का होना जरूरी है। पहला स्किल का होना जरूरी। स्किल का मतलब यहां पर कौशल है ना, योग्यता से है, ऐसा आप समझ सकते हैं। स्केल का मतलब पैमाना होता है, लेकिन यहां पर उसका मतलब मूल्यांकन से है कि किसी के पास योग्यता तो है लेकिन उसको मापा भी जाए कि उसकी योग्यता सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। और योग्यता होने बस नहीं है, उसमें जो तेजी होती है, जो स्पीड है, स्पीड भी जरूरी है। यहां स्पीड का मतलब क्या है कि एप्रोप्रिएट टाइम, जो निश्चित समय है उसमें हो। उसी तरीके से जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत के विकास के लिए, अगर हम ग्रामीण भारत का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां की आबादी को क्या करना पड़ेगा, स्किलफुल बनाना पड़ेगा, कौशल युक्त बनाना पड़ेगा, टेक्निकली साउंड करना पड़ेगा हमें। इसके साथ साथ स्केल भी बनाना पड़ेगा। स्केल मतलब रियल टाइम एसेस करना पड़ेगा, वास्तविक समय मूल्यांकन करना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी कार्य चल रहे हैं वो सही तरीके से सही समय पर पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर सही समय पर पूरे नहीं होंगे तो जनता का विश्वास नहीं होगा, सरकार की सेवाएं समय पर नहीं पहुंच पाएंगी तो जनता का सरकार से विश्वास उठ जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। तो स्किल जरूरी है, स्केल जरूरी है, और सही समय पर सारी चीजें हो इसके लिए स्पीड भी जरूरी है। और इन तीनों को सुनिश्चित करने का जो सबसे उपयुक्त माध्यम है वो है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इसका सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है इन सब चीजों को सुनिश्चित करने का। आप देखें कि आईसीटी, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी की यह योग्यता है कि वह कार्यक्रमों का रियल टाइम मूल्यांकन कर परिणाम प्रस्तुत कर सकती है ना। आईसीटी रियल टाइम मूल्यांकन करके परिणाम प्रस्तुत कर सकती है, और चूंकि रियल टाइम मूल्यांकन करके परिणाम प्रस्तुत कर सकती है इसलिए आईसीटी की भूमिका ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देखें एवं आईसीटी ग्रामीण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, आईसीटी ग्रामीण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकास, विभिन्न क्षेत्रों का विकास करने में अपनी महती भूमिका निभा सकती है, अपनी महती भूमिका निभा सकती है। ठीक है, आईसीटी कैन प्ले द वाइटल रोल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर्स ऑफ इंडिया। ग्रामीण भारत के विभिन्न क्षेत्रों का विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आप देखें कि कैसे निभा सकती है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के डेट में ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल, टेलीफोन, ठीक है ना, आपका आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने ग्रामीण भारत में भी एक जाल बिछा दिया। मतलब जो जाल बिछा दिया इसका मतलब ये है कि देयर इज अ पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल, टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन रूरल इंडिया ऑल्सो। वर्तमान में ग्रामीण भारत में भी क्या कर दिया गया है, आपका मोबाइल, टेलीफोन, आईएसपी, इन सब का जाल बिछाया गया है, मतलब गहन से विस्तार हो रहा है। इसीलिए आईसीटी की भूमिका क्या हो जा सकती है, भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है ना। और यह जो ग्रामीण भारत है,
हमारा ग्रामीण भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विकास, जैसे कृषि, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बाद से प्रशासन, और फिर विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो अब हम देखेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम एक एक सेक्टर को उठाकर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आईसीटी की कृषि क्षेत्र में भूमिका। तो देखें, तो अब देखते हैं हम कृषि क्षेत्र में आईसीटी या सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो अगर इसे हम देखें कृषि में आईसीटी, तो आप देखें कि कृषि अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे? कृषि सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है, लगभग 49% लोगों को रोजगार देता है कृषि जो है। इसके अलावा भारत की जो कार्यशील आबादी है उसका 58.2% कृषि पर निर्भर है। भारत की जीडीपी में लगभग 18% योगदान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कृषि हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गांधी जी का एक कोटेशन था जो वर्ष 1910 में उन्होंने दिया। इस कोटेशन में उन्होंने कहा कि फार्मर इज द फादर ऑफ द वर्ल्ड। जो किसान है वो विश्व का पिता है, ऐसा उन्होंने एक कोटेशन दिया। फार्मर इज द फादर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये कोटेशन दिया। किसान विश्व का पिता होता है। इस कोटेशन से पता चलता है कि किसान और कृषि कितनी महत्वपूर्ण है भारत में। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर चेन की, एग्रीकल्चरल चेन या इंग्लिश में इसे हिंदी में इसे हम कृषि श्रृंखला कहेंगे। एग्रीकल्चरल चेन क्या होता है? आप देखें, उत्पादन से लेकर के विपणन तक, है ना, फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केटिंग, विपणन मतलब बेचना होगा। उत्पादन से लेकर विपणन तक की संपूर्ण प्रक्रिया एग्रीकल्चर चेन में आएगी। उत्पादन खेत में होता है यानी फार्म में, और विपणन आपका स्थानीय बाजार में होता है, जिसके लिए फोक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए पूरे एग्रीकल्चर चेन को हम फार्म टू फोक भी कहते हैं, फार्म टू फोक भी कहा जाता है। ये जो उत्पादन है, उत्पादन में कृषक संलग्न होगा। विपणन में कौन कौन शामिल होंगे? एक तो एजेंट होंगे और दूसरा कौन होगा? आपका बायर होगा। इस तरीके से पूरे एग्रीकल्चर चेन में 3 लोग मिलेंगे, एक कृषक, एक एजेंट जो बिचौलिया होता है और एक बायर जो खरीदार होता है। इस पूरे एग्रीकल्चर चेन में अगर हम नजर डालें तो किसान जो है वो सबसे कमजोर कड़ी सबसे कमजोर किसान दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि किसान के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं। क्या चुनौतियां होती हैं किसान के सामने? आइए देखते हैं। देखें, एक किसान के समक्ष चुनौतियां देखें। किसान जो है, कृषक, फार्मर, वो आपका उत्पादन भी कर रहा है और उसे क्या करना है? बेचना भी है, यानी विपणन भी करना है। उत्पादन से जुड़ी हुई भी उसके सामने चुनौतियां होती हैं। जैसे सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने फसल चयन, क्रॉप सिलेक्शन। दूसरी चुनौती फसल पद्धति, मतलब क्रॉपिंग पैटर्न बोल सकते हैं, फसल का तरीका। तीसरा कीट नियंत्रकों या कीटनाशकों के प्रयोग की अज्ञानता या लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स,
किस तरीके से कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, इसके संदर्भ में जानकारी का अभाव होना, संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में जानकारी का अभाव, है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग एलाइड सेक्टर्स लाइक इरिगेशन वगैरह, सीड्स वगैरह, है ना, फर्टिलाइजर्स वगैरह, इन सब चीज़ों में संबद्ध जो क्षेत्र होंगे, कृषि से जुड़े हुए जो सारे क्षेत्र होंगे, उनके संबंध में भी जानकारी का अभाव होना। तो ये सब उत्पादन से जुड़ी हुई चुनौतियां हो सकती हैं। अगर हम विपणन में जाएंगे तो विपणन में सबसे बड़ी चुनौती होती है मार्केट यानी मंडी की। किसान के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो किस मंडी में अपने फसल को बेचे, है ना, जहां पर उसको अच्छे दाम मिलेंगे। और दूसरा उपयुक्त मूल्य, मतलब जो बाजार में फसल बेचने जा रहा है उसका एप्रोप्रिएट मूल्य क्या है प्राइस, कहीं उसके साथ धोखाधड़ी तो नहीं होगी बाजार में। तो ये तमाम प्रकार की चुनौतियां एक किसान के मन में होती हैं और इन्हीं चुनौतियों से निपटने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फिर आईसीटी। आईसीटी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम ये तमाम जानकारियां किसानों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो फसल चयन को लेकर के हो, फसल पद्धति को लेकर के हो, कीटनाशकों के प्रयोग को लेकर के हो, संबद्ध क्षेत्रों संबंधित हो, मंडी संबंधित हो या उपयुक्त मूल्य से संबंधित हो। और आईसीटी इन तमाम जानकारियों को उपलब्ध करवा करके कृषि के समक्ष आने वाली, कृषक के समक्ष आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। इसे ही हम उसकी भूमिका कहते हैं। तो इस प्रकार से आईसीटी की भूमिका कृषि में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आईसीटी की कृषि में क्या क्या भूमिका है अब देखते हैं, इसको देखें। अगर हम आईसीटी की भूमिका देखें तो देखें, उत्पादन के लिए, उत्पादन के संबंधित चुनौतियों को दूर करने के लिए एक केवीके सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, किसान विज्ञान केंद्र बोलते हैं इनको। केवीके सेंटर्स के साथ साथ एक है आपका कृषि ज्ञान ऐप, है ना, इसके बाद है आपका किसान कॉल सेंटर, ठीक है ना, केवीके कृषि ज्ञान ऐप, किसान कॉल सेंटर। जब हम विपणन में आते हैं तो विपणन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आईसीटी। कैसे? इसी के माध्यम से एग्री मार्क नेट की स्थापना की गई है, या एग मार्क नेट भी बोलते हैं इसको, एग्री मार्क नेट भी बोलते हैं। दूसरा ई नैम इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तीसरा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये तमाम प्रकार की भूमिकाएं कृषि के क्षेत्र में हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं केवीके के बारे में। देखें, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका केवीके की स्थापना या किसान विज्ञान केंद्र की स्थापना। इंग्लिश में फार्म साइंस सेंटर बोलते हैं, लेकिन केवीके ही यूज किया था। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर केवीके है क्या। तो आप देखिए, केवीके का पूरा नाम कृषि विज्ञान केंद्र है। इंग्लिश में साइंस फार्म सेंटर भी, सॉरी एग्रीकल्चर या फार्म साइंस सेंटर भी बोल सकते हैं इसको। केवीके का पूरा नाम कृषि विज्ञान केंद्र है। ध्यान दें कि केवीके कृषकों को व्यावसायिक कृषि की शिक्षा प्रदान करते हैं एवं कृषि से संबंधित वैज्ञानिक सलाह प्रदान करते हैं। देखिए, केवीके है क्या? तो कृषि विज्ञान केंद्र इनका पूरा नाम है। कृषि विज्ञान केंद्र बेसिकली किसानों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं।
व्यावसायिक कृषि की शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब किस तरीके से एक किसान अपनी कृषि को व्यावसायिक कृषि बना सकता है, उससे पैसे कमा सकता है। जब हम कृषि को पैसे कमाने के लिए, लाभ अर्जन के लिए करें तो व्यावसायिक कृषि कहलाता है। तो व्यावसायिक कृषि की शिक्षा देते हैं। इसके साथ साथ कृषि से संबंधित जितनी भी प्रकार की जानकारियां हैं उस पर वैज्ञानिक सलाह देना भी किसान विज्ञान केंद्र की भूमिका है, या इसके लिए स्थापना होती है। ये जो किसान विज्ञान केंद्र है वो ATARI है ना, ATARI के अंतर्गत संचालित होते हैं। मतलब जो किसान विज्ञान केंद्र होंगे वो ATARI के अधीन होते हैं या इसके अंतर्गत संचालित होते हैं। ATARI क्या है? A फॉर एग्रीकल्चर, T फॉर टेक्निकल, A फॉर एप्लीकेशन, R फॉर रिसर्च एंड I फॉर इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चरल, टेक्निकल, एप्लीकेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके तहत जो है या इसके अंतर्गत ये संचालित होते हैं। देखें कि वर्ष 1964 से 66 के बीच DS कोठारी आयोग का गठन हुआ। यह DS कोठारी आयोग जो है उच्च शिक्षा पर गठित आयोग था। इस आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि सरकार को व्यावसायिक कृषि की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। DS कोठारी का ये सिफारिश थी कि जो सरकार है वो व्यावसायिक कृषि की शिक्षा दे, वोकेशनल एग्रीकल्चर की शिक्षा दे कि कृषि करके किस तरीके से लोग जो है अपना लाभ अर्जन कर सकते हैं। कि बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते थे, ऐसे लोगों के लिए व्यावसायिक कृषि शिक्षा का प्रावधान किया गया। इस सिफारिश के पश्चात 1973 में भारत सरकार ने डॉक्टर मोहन सिंह समिति का गठन किया, है ना, डॉक्टर मोहन सिंह समिति का गठन किया। और इस समिति ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए KVK की स्थापना होनी चाहिए। इस समिति ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा अगर देनी ही है तो क्यों ना कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाए, जिसमें व्यावसायिक कृषि की भी शिक्षा दे देंगे और इसके साथ साथ वैज्ञानिक सलाह भी मुहैया कराई जा सकेगी। और डॉक्टर मोहन सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1974 में भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में स्थापित कर दिया गया। ये पौंडीचेरी में कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो स्थापित हो गया। और वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या 716 है। एट प्रेजेंट हमारे देश में 716 जो है, जनवरी 2020 तक की बात आपको बता रहा हूँ, 716 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे देश में स्थापित है। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र अब कार्य क्या करते हैं, इनकी भूमिका क्या है, किस तरीके से ये आपका भूमिका निभा रहे हैं। तो आप देखें, अगर इनकी भूमिका या कार्य देखें, है कृषि में इनकी भूमिका या कार्य देखें, तो आप देखें जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वो सबसे पहले ऑन फार्म टेस्टिंग, है ना, इनकी सबसे पहली भूमिका है ऑन फार्म टेस्टिंग। मतलब खेत में ही परीक्षण करने का कार्य है, ठीक है ना। मतलब ये कोई भी जो तकनीक होती है ना, या फसल जो होती है, फसल का परीक्षण कहाँ पर कर लेते हैं, या किसी भी तकनीक का, कोई भी एक नई तकनीक अगर मान लो किसी गांव में एक स्थानीय स्तर पर कोई नई तकनीक इजाद की गई है तो वो तकनीक बेहतर है कि नहीं है, इसके लिए ऑन फार्म टेस्टिंग कहते हैं। मतलब स्थानीय स्तर पर अगर कोई तकनीक इजाद की गई है किसी फसल को बोए जाने की या उत्पादन करने की, तो उस तकनीक का परीक्षण करते हैं ऑन फार्म टेस्टिंग करके, KVK जो है। दूसरा, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब अगर कोई नई तकनीक है KVK के पास में, तो उस तकनीक का किसान के सामने फ्रंट लाइन सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं। जैसे कोई नई तकनीक लाई जानी है ना, जैसे ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकलर का मान लो यूज करना है, तो अगर वो कोई तकनीक लाई गई है तो उस तकनीक को सबसे पहले यूज करके कौन दिखाते हैं, आपका किसान विज्ञान केंद्र वाले। तो ये फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन इसका तीसरा काम है। तीसरा है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग करना
मतलब जो किसानों की क्षमता है उत्पादन करने की, उनको बढ़ाना। तो किसानों की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? व्यावसायिक कृषि की शिक्षा देंगे, है ना, कीटनाशकों के प्रयोग की शिक्षा देंगे, किस तरीके से और भी ज्यादा, मतलब जो फसल बो रहे हैं किसान, उससे ही और ज्यादा लाभ कैसे कमा सकते हैं, और ज्यादा कैसे फसल को बोया जा सकता है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करते हैं। और चौथा जो महत्वपूर्ण है आपका एडवाइजरी, है ना, मतलब सलाह प्रदान करना। तो जो केवीके हैं वो किसानों को उपयुक्त सलाह प्रदान कर सकते हैं फोन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। और यहीं पर काम करता है क्या आपका आईसीटी, टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो केवीके सेंटर्स होते हैं वो किसानों को सलाह दे सकते हैं उनकी सारी समस्याओं के संदर्भ में। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस वजह से केवीके की स्थापना की गई है। इसके बाद दूसरा देखें, देखें कृषि ज्ञान ऐप। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि कृषि ज्ञान ऐप क्या है, तो आप देखें नाम से स्पष्ट है कि यह एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है ना, जिसे ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR के द्वारा वर्ष 2018 में तैयार किया गया, है ना। ICAR के द्वारा इसे वर्ष 2018 में तैयार किया गया है, ठीक। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधित संपूर्ण जानकारी, कृषि संबंधित संपूर्ण जानकारी एक ही मंच पर डिजिटल रूप में प्रदान करवाना है ना। मतलब इसके तहत क्या किया जा रहा है कि एक ही मंच पर, एक ही एप्लीकेशन पर किसानी से संबंधित, खेती से संबंधित सारी प्रकार की सूचनाएं क्या होंगी, किसान को मिल जाएंगी। देखें कि भारत में जो कृषि है वो विविधीकृत है ना, डाइवर्स एग्रीकल्चर मतलब हमारे अलग अलग क्षेत्रों में मौसम, है ना, पारिस्थितिकीय भिन्नताओं के कारण अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। तो कृषि विविधीकृत है और इन विविधीकृत जानकारियों के लिए जो अलग अलग एप्लीकेशन हैं वो बनाए गए हैं, मतलब अलग अलग एप्लीकेशन है। तो किसान को हर बार क्या करना पड़ता है, अलग अलग एप्लीकेशन को खोल करके देखना पड़ता है। जबकि कृषि ज्ञान क्या है, सभी एप्लीकेशन को मिला करके बनाया गया कि एक एकीकृत ऐप है ना, एक यूनिफाइड ऐप है जिसमें सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को मिला दिया गया है। यह है आपका कृषि ज्ञान ऐप, 2018 में इसको लाया गया। अगर इसकी भूमिका हम देखें, अगर हम देखें कृषि ज्ञान ऐप की, तो आप देखें त्वरित जानकारी प्रदान करना, एप्लीकेशन के माध्यम से, जेब में मोबाइल है, मोबाइल खोले सारी जानकारी मिल गई। दूसरा, एकीकृत जानकारी प्रदान करना, यूनिफाइड, एक ही ऐप पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तीसरी जो इसमें महत्वपूर्ण चीजें आ सकती हैं कृषि ज्ञान ऐप के अंतर्गत, कृषि के प्रति जागरूकता बढ़ाना। जो कृषि है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना, मतलब कृषि में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से। एवं विशेषज्ञों से किसान का प्रत्यक्ष
संपर्क, मतलब इस ऐप में विशेषज्ञों की राय होती है और डायरेक्ट क्या हो सकता है, उससे कांटेक्ट हो सकता है। तो ये कृषि ज्ञान ऐप है, इस तरीके से अपनी भूमिका निभा रही है। इसके अलावा देखें, यह है आपका किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर जो आम कॉल सेंटर होते हैं उसी तरीके से हैं। किसान कॉल सेंटर क्या है, अगर हम क्या है ये देखें तो कृषकों को कृषि से संबंधित संपूर्ण जानकारी, देखो कृषि से संबंधित संपूर्ण जानकारी, नंबर 1 स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में। दूसरा, टेलीफोन या मोबाइल के माध्यम से प्रदान करने के लिए स्थापित केंद्र है। मतलब कृषकों को कृषि से संबंधित अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो टेलीफोन या मोबाइल के माध्यम से उनको उनकी स्थानीय भाषा में जानकारी प्रदान करने के लिए जो कॉल सेंटर्स स्थापित किए गए हैं उसे कृषि कॉल सेंटर्स कहते हैं। याद रखें, कृषि कॉल सेंटर्स के नंबर 1800-180-1551, ठीक है। ये टोल फ्री नंबर है ना। इस टोल फ्री नंबर पर 365 दिन समय सुबह के 6 बजे से 10 बजे तक फोन करके प्राप्त की जा सकती है। हर दिन खुला रहेगा, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 10 बजे तक फोन करके जानकारी इसके अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है। तो ये आपका किसान कॉल सेंटर्स है। अगर इसकी भूमिका देखें हम, किसान कॉल सेंटर्स की जो भूमिका है कृषि या ग्रामीण भारत के विकास में, तो भूमिका अगर देखेंगे तो सबसे पहली बात, यह किसानों को द्विस्तरीय जानकारी प्रदान करते हैं। 2 levels इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। द्विस्तरीय जानकारी प्रदान करेंगे। कैसे? एक आपका प्रथम स्तर और दूसरा आपका द्वितीय स्तर। प्रथम स्तर पर जो जानकारी होती है वो टेली एडवाइजर्स देते हैं। टेली एडवाइजर पद होता है। कृषि में जो स्नातक है या जो पीजी है एग्रीकल्चर में, उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ टेली एडवाइजर। तो टेली एडवाइजर क्या करता है, किसानों को उनके द्वारा पूछी गई जो समस्याएं हैं, चाही गई जो जानकारी है वो प्रदान करता है। टेली एडवाइजर होता है। जो द्वितीय चरण होता है, अगर टेली एडवाइजर संतुष्ट कर पाया तो ठीक है, और अगर नहीं संतुष्ट कर पाया तो फिर ऐसी स्थिति में जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं, कृषि वैज्ञानिक कौन, जो ICAR के जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं, वे फिर क्या करते हैं, जानकारियां प्रदान करते हैं। तो ये कृषि के संदर्भ में किसान कॉल सेंटर्स की स्थापना की गई है। इसके अलावा पशुपालन से संबंधित जानकारियां, मत्स्यन से संबंधित जानकारियां, ठीक, आपका कीटनाशकों से संबंधित जानकारियां, अन्य जानकारियां टेलीफोन के माध्यम से किसान कॉल सेंटर्स उपलब्ध करवाते हैं। और इस तरीके से किसान कॉल सेंटर्स, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि ज्ञान ऐप जो है, ये ICT की भूमिका को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इस तरीके से आज इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं। अगला टॉपिक, इसके आगे जो विपणन में जो भूमिका है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे।